हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड मास्टर क्लासेस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जेल प्रहरी जो एग्ज़ाम्स है उसके प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ चल रही है पूरी एक, जिसके अंदर हम इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले हमने 2 क्लासेस में 2 शिफ्ट के पेपर को कवर कर लिया है और आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम 30 सितंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर पूरे 20 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट डैश यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़। इसका मतलब हुआ कि मेरे हाथ में कुछ भारी सामान है जिसे मुझे डिलीवर करना है और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो। अब ऑप्शंस में दिया है, फर्स्ट है शैल, सेकंड कुड, थर्ड शुड, फोर्थ है माइट। शैल का यूज़ हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है किसी फ्यूचर एक्शन को बतलाने के लिए। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज़ होता है कोई आवश्यकता नेसेसिटी बताने के लिए या फिर कोई क्षमता हुई या कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है, और इसी तरह कुड का यूज़ परमिशन या रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम मेरे लिए दरवाज़ा खोल सकते हो, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकेंड, कुड। आई एम कैरिंग अ हैवी पैकेज एंड नीड हेल्प टू डिलीवर इट, कुड यू ओपन द डोर फॉर मी प्लीज़। अब देख लेते हैं शुड का क्या यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है, तो शुड का यूज़ कोई को एडवाइस देने में, कोई ड्यूटी निभाने में या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए किया जाता है। और माइट का यूज़ क्यों किया जाता है, माइट मे का पास्ट फॉर्म होता है। इसका यूज़ कल्पनाओं को बताने के लिए किया जाता है, जो हमारा इमेजिनेशन होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर फॉर द गिवन सेंटेंस। The hostess asked the chef, "Are there dash rotis for the guest?" इसका मतलब हुआ, हॉस्टेस ने शेफ से पूछा, क्या पर्याप्त रोटीज है हमारे गेस्ट जो आने वाले हैं उनके लिए। ऑप्शंस है लिटिल, इनफ, मच या फ्यू। तो लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, लेकिन हमारी रोटियां जो होती हैं वो काउंटेबल होती है, तो इसका यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इनफ। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। मच जो है वो भी अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो वो भी नहीं होगा। और फ्यू का मतलब होता है न के बराबर। तो अगर मेहमानों के लिए हमने रोटियां बनवाई है तो वो न के बराबर तो होंगी नहीं, तो हम यही पूछेंगे ना कि पर्याप्त रोटियां है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। The hostess asked the chef, "Are there enough rotis for the guest?" ठीक है, अब थर्ड वाला देखिएगा। Choose the option that correctly sequence the following sentences. इसके अंदर हमें जम्बर्ड सेंटेंसेस दिए हुए हैं कुछ, जिसको हमको अरेंज करना है एक प्रॉपर मैनर में, जिससे कि पूरी एक स्टोरी बन जाए। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया है, स्किलफुल वर्कर्स बिल्ड सिटीज अराउंड दीज टेम्पल्स। इसमें किसी वर्कर्स के बारे में बात हो रही है, तो इससे स्टार्ट नहीं होगा। सेकंड में देखते हैं, द मयान्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, मतलब मयान जो है वो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करता है। हाउएवर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट दीज सिटीज, दे बिल्ड लार्ज टेम्पल्स टू ऑनर दीज गॉड्स। इसके अंदर एक ही नाउन दिख रहा है हमको, द मयान्स, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, द मयान्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स। देखिए ऐसे क्वेश्चंस ना हमेशा ऑप्शन से करना चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में पहला तो हमको मिल गया है कि स्टार्ट 2 से ही होगा, तो देखते हैं ऑप्शन में 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या। तो हाँ, हो रहा है फोर्थ ऑप्शन, तो इसी से हम आगे अरेंज करके देखते हैं। द मयान्स बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, वो बहुत सारे भगवानों में विश्वास करते थे। दे बिल्ड लार्ज टेम्पल्स टू ओनर दीज गॉड्स, रिलेट हो गया कि उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे इनके ओनर में, ये सारे भगवानों के, मतलब इनके रिस्पेक्ट में। स्किलफुल वर्कर्स बिल्ड सिटीज़ अराउंड दीज टेम्पल्स, मतलब जो कुछ कौशल कर्मचारी थे उन्होंने इन टेम्पल्स के आसपास में कुछ सिटीज़ बनाए थे। हाउएवर इट वॉज डिफ़िकल्ट, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हाउएवर या देयरफॉर ये हमेशा सेंटेंस को कंक्लूजन देने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो ये हमारी पहचान होती है कि ये हमारा लास्ट वाला सेंटेंस ही होगा। हाउएवर इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कंस्ट्रक्ट दीज सिटीज़,
ये बन गई है हमारी पूरी एक स्टोरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2413। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। इसमें हमें हाईलाइटेड पार्ट के लिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन सूटेबल रहेगा। द न्यू इंजीनियर एट द वर्क साइट वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन 2 शेक्स। इसमें आपको इन 2 शेक्स का मतलब बताना है। तो 2 शेक्स का मतलब क्या होता है? विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, वेरी एंथुसियास्टिकली, वेरी हैंडी या वेरी क्विकली। देखो, विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। वेरी एंथुसियास्टिकली का मतलब होता है एनर्जेटिक, मतलब ताकत से या खुशी से। वेरी हैंडी मतलब बहुत हल्की चीज़ के लिए। और वेरी क्विकली मतलब बहुत जल्दी से। अब देखिए, 2 शेक्स को हम ऐसे समझते हैं एग्जाम्पल के साथ कि जैसे हमने कोई ड्रिंक बनाई, उसको हमने बस 2 बार शेक किया और वो बन के तैयार हो गई बहुत जल्दी से। तो इसका मतलब वेरी क्विकली, जल्दी से बन गई इन 2 शेक्स में ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी क्विकली। 5th क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंसेस इनटू 1। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हमने कल की क्लास में भी समझा था। इसका मतलब होता है कि इससे मिलता जुलता कोई सेंटेंस हमको चूज करना है जो दिए गए सेंटेंस को परफेक्टली रिप्रेजेंट करे। अभी देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा है। ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन। इसका मतलब है ऑल ऑफ अस स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट कर दिया था या हम लोग जल्दी निकल गए थे, फिर भी इन्होंने जो ट्रेन थी लोकल ट्रेन वो मिस कर दी। इसमें ना 2 अपोजिट चीज़ें हैं कि हम जल्दी भी उठ गए लेकिन उसके बाद भी हमारी ट्रेन मिस हो गई। तो अब ये दोनों अपोजिट सेंटेंसेस है, तो हमको देखना है कि किस कंजक्शन से इसको जोड़ा जा सकता है। ऑल्दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, वी मिस्ड द लोकल ट्रेन। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। अब ऑल्दो का रूल क्या होता है कि इसके साथ में हमेशा सेंटेंस में कॉमा का यूज़ होता है। इन दोनों की पेयरिंग रहती है हमेशा। मतलब ऑल्दो वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, यद्यपि हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया फिर भी हमने ट्रेन जो है वो मिस कर दी। तो ये यहाँ पर सही हो सकता है। नेक्स्ट में दिया है दो वी स्टार्टेड, तो याद रखिएगा 2 के साथ में कभी भी बट नहीं आता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। एज वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली, कॉमा वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन। एस का मतलब होता है क्योंकि और कॉमा का मतलब होता है इसीलिए। क्योंकि हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया इसीलिए हमारी ट्रेन मिस हो गई, तो ये तो गलत हो गया कि हमने जल्दी स्टार्ट कर दिया इसीलिए हमारी ट्रेन मिस हुई। ऐसा तो नहीं हो सकता कभी कि हम किसी काम के लिए जल्दी भी स्टार्ट करें और उस ट्रेन को मिस भी कर दिया हो हमने। 4th ऑप्शन दिया है व्हेनेवर वी स्टार्टेड क्वाइट अर्ली वी मिस्ड द फर्स्ट लोकल ट्रेन। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, मतलब जब भी हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हमारी ट्रेन मिस हो जाती है। तो ये ऑप्शन पूरा ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज होने वाला है। द विलेजर्स वर अनेबल टू डिसाइड द केस। जो गांव वाले थे वो केस को सॉल्व करने में असफल थे। दे वेंट टू द पंचायत टू टेक अ डिसीजन। तो वो कहाँ गए? पंचायत के पास गए ताकि वो कोई सही निर्णय ले पाएँ। ऑप्शंस देखते हैं। देन का मतलब होता है फिर। सेकंड है सो दैट का मतलब होता है ताकि, कि उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी ताकि वो पंचायत के पास चले गए, ये भी नहीं होगा। थर्ड है बट, लेकिन वो पंचायत चले गए, ये भी नहीं होगा। 4th ऑप्शन है सो का मतलब होता है तो। सारे ऑप्शंस कैंसिल हो गए तो हमारा आंसर ये होगा सो। इसका मतलब हुआ विलेजर्स जो थे वो अपनी प्रॉब्लम को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, निर्णय लेना, तो वो पंचायत के पास चले गए। सो दे वेंट टू द पंचायत टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सो का यूज़ तो के लिए भी होता है या इसीलिए के लिए भी होता है, दोनों के लिए सो का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। इसमें हमको हाईलाइटेड वर्ड जो है उसका अपोजिट मीनिंग बताना है। वी लिसन्ड एज ही बिगेन टू एक्सैगरेट हिज टेल्स। इसमें हमको एक्सैगरेट का अपोजिट मीनिंग बताना है। वी लिसन एज ही बिगेन मतलब हम सुनने लगे टू एक्सैगरेट हिज टेल्स, मतलब हम सुनने लगे जब वो बढ़ा चढ़ा के बताने लगा अपनी कहानियाँ। एक्सैगरेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना और टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अंडरस्टेट।
तो एक्सैगरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ा के बोलना और अंडरस्टेट का मतलब होता है बहुत कम बोलना। और ड्रामाटाइज इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये एक्सैगरेट का सिनोनिम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। मैनी पीपल बिगिन देयर 30s डैश कंप्लीट कंट्रोल डैश देयर लाइफ्स। मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने 30s जो एज होती है वो चालू करते हैं। तो इसमें दे के रखा है अगेंस्ट तो नहीं जाते होंगे वो, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल हो जाएगा। मैनी पीपल बिगिन देयर 30s फॉर कंप्लीट कंट्रोल इनटू देयर लाइफ्स, तो इनटू भी नहीं जम रहा। अब ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आउट ऑफ, तो मैनी पीपल बिगिन देयर 30s आउट ऑफ कंप्लीट कंट्रोल, तो आउट ऑफ तो नहीं जाएंगे वो, तो ये भी नहीं जम रहा। तो बचता है हमारे पास में लास्ट ऑप्शन एक ही, ऑप्शन नंबर 2, मैनी पीपल बिगिन देयर 30s इन कंप्लीट कंट्रोल, मतलब उन्होंने अपने कंप्लीट कंट्रोल में उसको स्टार्ट किया ऑफ देयर लाइफ्स, अपनी लाइफ्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। अब इसमें ना आपको इसकी वॉइस चेंज करनी है। दीज शीट्स आर टू वॉश, मतलब इन शीट्स को धोया जाए। अब इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दीज शीट्स आर टू बी वॉश्ड, क्योंकि आर जो होता है वो आर ही में चेंज होता है, आर टू एज इट इज सेम रहने वाला है, टू के साथ में बी का यूज़ होता है और वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर वॉश का हो जाएगा वॉश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट रीराइट्स द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अब ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में बना हुआ है और हमको इसको एक्टिव में चेंज करना है। अब देखिए मॉडल्स जो होते हैं वो हमेशा एज इट इज आते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में। यहाँ पर हमको कौन सा मॉडल दे रखा है, शुड, तो आंसर में भी हमारा शुड ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 तो कैंसिल ही हो गए, बचा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट में दिया है वन शुड बी कीपिंग। अब मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें आईएनजी फॉर्म दिया है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, वन शुड कीप प्रोमिसेस। इसका मतलब हुआ एक व्यक्ति को अपने प्रोमिसेस निभाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। व्हेन जॉन डैश at the university in 2010, Mr. Richard Dash there for 20 years। मतलब कि जब जॉन जो है वो यूनिवर्सिटी में था, कब, 2010 में, तो उस टाइम पे मिस्टर रिचर्ड जो थे वो वहाँ पर थे 20 सालों से। फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं, व्हेन जॉन एनरोल्ड एट यूनिवर्सिटी इन 2010, मतलब जब जॉन ने एनरोल मतलब हुआ एडमिशन लेना, तो 2010 में जब उसने एडमिशन लिया। ये सेंटेंस जो है वो इनडेफिनेट टेंस का है, तो मिस्टर रिचर्ड हैड टॉट देयर फॉर 20 ईयर्स, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। चूज द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फॉर द गिवन सेंटेंस। There dash many objections to the new bill। मतलब यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्शंस थे, किसके लिए, न्यू बिल्स को लेकर। अब जब भी हमारा सेंटेंस जो है वो कभी देयर से स्टार्ट होता है तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो डिपेंड करती है उसके बाद आने वाले नाउन पर। उससे ही हमको पता चलेगा कि हमारी वर्ब सिंगुलर लगेगी या प्लूरल लगेगी। इस क्वेश्चन में देयर के बाद हमारा जो नाउन है वो है ऑब्जेक्शंस, ये प्लूरल है तो इसके साथ में आने वाली वर्ब भी प्लूरल ही लगेगी। ऑप्शंस में हमको दिया है आर, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर 2 आर। देयर आर मैनी ऑब्जेक्शंस टू द न्यू बिल। हैज़ जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, वॉज भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और इस भी सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो बचता है हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 ही आर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि देयर के बाद जो भी वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, वो डिपेंड करेगा उसके बाद आने वाले नाउन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। डैश डॉग इज अ लॉयल एनिमल बट डैश कैट इज सेल्फ सेंटर्ड। मतलब डॉग जो होते हैं वो एक ईमानदार जानवर होते हैं, लेकिन कैट बिल्ली जो होती है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है। अब यहाँ पे डॉग की हम पूरी एक प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं,
तो जब हम पूरी प्रजाति के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम द का यूज़ करते हैं। द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल बट, और ऐसे ही कैट की भी पूरी प्रजाति के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे, द। तो द डॉग इज़ अ लॉयल एनिमल बट द कैट इज़ सेल्फ सेंटर्ड। तो दोनों के आगे क्या लगेगा, द। अब 14th क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। चूज द एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशनल फ्रेज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ही डिड इट डैश फॉर देयर सर्विस। ही डिड इट मतलब उसने किया, फॉर देयर सर्विसेज अपनी सर्विसेज के लिए। ऑप्शंस दिए हैं, ओवर ग्रेटिट्यूड, फ्रॉम ग्रेटिट्यूड, ऑफ ग्रेटिट्यूड या इन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होना, तो उसने किया ग्रेटिट्यूड के साथ फॉर दैट सर्विसेज, तो अपनी सर्विसेज में किया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ही डिड इट इन ग्रेटिट्यूड फॉर दैट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द ऑप्शन विद द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। ही इज इंडल्जिंग इन डैश लीगल एक्टिविटीज एट नाइट एंड विल बी कॉट बाय द पुलिस सून। मतलब वो इंडल्ज है या इन्वॉल्व है किसी गलत एक्टिविटीज़ में रात के टाइम पे, और वो पुलिस के द्वारा बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। अब याद रखिएगा, हमेशा लीगल के साथ जो प्रीफिक्स लगता है वो हमेशा इल्लीगल लगता है, तो लीगल का क्या हो जाएगा, इल्लीगल, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंचुएट्स द गिवन सेंटेंस। You will not go to the park so late at night, said Dad. मतलब तुम पार्क नहीं जाओगे so late at the night, रात में, बहुत देर रात में। ऐसा किसने कहा, डैड ने कहा। ये सेंटेंस हमको दिया है नरेशन का। इसमें डैड ने कहा है कि तुम इतनी रात को पार्क में नहीं जाओगे, तो जो हमारी बात रखी जाती है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखी जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है, यू विल नॉट कॉमा गो टू द पार्क। अब इसमें पूरा सेंटेंस एक ही है तो इसमें कॉमा आने जैसी तो कोई बात ही नहीं थी, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में क्या दिया है, यू विल नॉट गो टू द पार्क सो लेट एट नाइट, सेड डैड। इसमें पूरी एक बात तो हुई है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, उसके बाद कॉमा, फिर सेड डैड, मतलब डैड ने कहा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है तो वो हमसे कुछ पूछ तो रहे नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ वाले में भी कॉमा कॉमा 2 बार आ गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अब इस सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, एसेंचर एम्प्लॉयज 3000 पीपल। मतलब एसेंचर एक कंपनी है, उसने क्या किया है, एम्प्लॉय किया है, मतलब भर्ती किया है 3000 लोगों को। इसमें एसेंचर सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, एस या ई एस। मतलब ये जो टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट। अब प्रेजेंट इनडेफिनेट जो होता है वो हमेशा किस में चेंज होता है, इज, एम और आर में। और वॉइस के साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसी के साथ चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो ये जो 1000 पीपल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा आगे आ जाता है और सब्जेक्ट जो है वो पीछे चला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिया है 3000 पीपल एम्प्लॉय असेंचर। इसका मतलब हुआ कि 3000 पीपल जो थे उन्होंने असेंचर का एम्प्लॉय किया, तो ये तो गलत, उल्टा ही हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड में चेक करते हैं, 3000 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय असेंचर। ये वाला हमारा सही होगा क्योंकि इसमें 3000 पीपल आगे आ गया, वर्ब हमारी आई है आर, और एम्प्लॉय का हो गया है थर्ड फॉर्म एम्प्लॉयड बाय असेंचर, है ना, बाय असेंचर मतलब असेंचर के द्वारा। और थर्ड वाले ऑप्शन में 3000 असेंचर, असेंचर आगे आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा, असेंचर इज एम्प्लॉइंग। इसमें सब्जेक्ट जो है वो भी आगे दे दिया है पहले ही, तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमारा पहले, उसके बाद इज, एम, आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, है ना। प्रेजेंट सिंपल को हमेशा हम चेंज करेंगे इज, एम, आर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। एवरी चाइल्ड normal or otherwise dash love and care and that dash him feel secure।
इसका मतलब है हर बच्चा, चाहे वो नॉर्मल हो या कैसा भी हो, उसे ज़रूरत होती है लव की और केयर की, जो उसे क्या फील करवाता है, सिक्योर और सुरक्षित फील करवाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ईच एवरी के बाद में जो भी आता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। चाहे वो वर्ब हो तो वो भी सिंगुलर होगी, नाउन हो तो वो भी सिंगुलर होगा, या कोई प्रोनाउन हो तो वो भी हमेशा सिंगुलर होगा। किसके बाद? ईच एवरी, आइदर या नाइदर के बाद जो भी आएगा वो। अब फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डज नीड, तो नीड जो है वो पहले ही वर्ब है, तो उसके साथ एक और वर्ब डज लगाना तो गलत हो जाएगा, तो इसका ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में इज नीडिंग, नीड का के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब एवरी जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ में वर्ब जो है वो भी सिंगुलर लगेगी, एस या ईएस वाली, तो थर्ड ऑप्शन में खाली नीड दिया है, तो ये भी हो जाएगा गलत। बचता है ऑप्शन नंबर 4 जिसमें है नीड्स, मतलब एवरी चाइल्ड नॉर्मल और अदरवाइज नीड्स लव एंड केयर एंड दैट मेक्स हिम फील सिक्योर, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा वर्ब के साथ अगर एस ई एस लग जाता है तो वो हो जाती है सिंगुलर, और अगर नाउन के साथ एस ई एस लग जाता है तो वो हो जाता है प्लूरल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। किरण प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी बट लेटर ही डैश। इसका मतलब हुआ कि किरण ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा, बट मतलब होता है लेकिन। अब कंजक्शन लेकिन लगाया है, तो इसका मतलब है कि आगे आने वाला सेंटेंस इसका अपोजिट होगा। मतलब उसने मदद करने को कहा तो होगा पहले, लेकिन बाद में वो जो है वो बदल गया होगा अपनी बात से। अब देखिए बैक आउट जो होता है वो एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है अपनी बात से पीछे हटना, है ना, या अपनी बात को पूरा न करना। अब हमारे क्वेश्चन में जो है वो पास्ट की बात हो रही है, प्रॉमिस लिखा है, तो ये कोई पास्ट में किया गया प्रॉमिस है इससे, तो आगे भी हमारा जो आएगा वो पास्ट ही आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बैक्ड आउट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। इसमें हमें बताना है कि कौन सा आर्टिकल लगने वाला है इस सेंटेंस में। डैश सुपर मून अकर्स व्हेन डैश मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू अर्थ एंड एट डैश सेम टाइम इट इज़ फुल। देखो इसमें क्या पूछा है कि सुपर मून जो है वो कब अकर होता है, कब निकलता है। मून का जो ऑर्बिट है वो अर्थ के बहुत पास आ जाता है, एंड एट डैश सेम टाइम इट इज़ फुल, मतलब कि उसी टाइम पे ये पूरा हो जाता है, फुल हो जाता है। देखिए अब हमेशा याद रखिएगा सेम जो होता है उसके साथ हमेशा द आर्टिकल आता है। सेम का मतलब होता है वही, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एट द सेम टाइम। तो ये तो हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद हमको पता है कि सन मून अर्थ सारे जो प्लैनेट्स होते हैं उसके पहले भी आता है द, तो व्हेन द मून हो जाएगा। अब ऑप्शंस में हमें दो द किस में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, उसके साथ में फर्स्ट में क्या लगा है ए, तो हम हमारा ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अ सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज एट इट्स क्लोजेस्ट टू द अर्थ एंड एट द सेम टाइम इट इज़ फुल। यहाँ पे फर्स्ट वाले ब्लैंक में भी मून दिया है, तो इसके आगे भी द लिखना था, लेकिन इसके आगे इन्होंने दिया है सुपर मून, तो इसके लिए हम स्पेसिफाई करेंगे ए को, तो करेक्ट क्या हो जाएगा अ सुपर मून। ठीक है, इसी के साथ हमारा 30 सितंबर 2018 वाला पेपर जो है वो कंप्लीट होता है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।